हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, जितने भी हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो। दोस्तों, इसी तरीके की क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको आगे भी मिलने वाली है एंड आज की जो ये वीडियो रहने वाली है ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसका आंसर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंड उसके बाद मैं आप लोगों को वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बस मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड यस, जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के ऊपर मैं आपको 100 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ। प्लीज इस टारगेट को आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिएगा एंड इसके अलावा भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी आपकी होती है या आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो उसके लिए आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम सबसे पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके आंसर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, ये हमारा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है एंड गाइज ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो कंप्लीट वीडियो है वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों, ये आप लोगों के फिफ्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का एंड जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसी सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कवर कराने वाली हूँ एंड जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत और आदर्श राज्य के संबंध की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, प्लेटो एक ऐसे थिंकर है पॉलिटिकल साइंस के जिनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा। दोस्तों, प्लेटो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग ज़रूर कवर करके जाइएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन कवर कराऊंगी ताकि आप लोगों को एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए गाइस, फटाफट से इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इसका आंसर है उसके सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाली हूँ। पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो दोस्तों, आप लोग चाहे किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो आपको परिचय लिखना मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए परिचय लिखना। तो हर क्वेश्चन के आंसर के अंदर आप लोग जो स्टार्टिंग करोगे वो परिचय के साथ ही करोगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग परिचय कुछ इस तरीके से दोगे कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत उसके दर्शन की आधारशिला है। रिपब्लिक में राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय की प्राप्ति है। रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय के स्वरूप तथा निवास स्थान की विस्तृत चर्चा की है। रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत न्याय की चर्चा से होता है। प्लेटो ने न्याय को कितना महत्व दिया है इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो रिपब्लिक को न्याय विषयक ग्रंथ कहते हैं। आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए ही दर्शन का शासन, राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था तथा साम्यवादी व्यवस्था का प्रावधान किया है। प्लेटो के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति और प्रशिक्षण के अनुकूल अपने कार्य कुशलता पूर्वक करने चाहिए और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो तत्कालीन नगर राज्यों की बुराइयों से बहुत ही चिंतित थे। सियोफिस्टो के प्रचार के प्रमाण स्वरूप यूनानी नगर राज्यों के लोग बहुत ही स्वार्थी और व्यक्तिवादी बन गए थे। उनमें नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका था। इन बुराइयों को दूर करने के लिए और राज्य में एकता तथा सामाजिक प्रतिभाव लाने के लिए प्लेटो न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। प्लेटो ने न्याय को डिकायूसियन शब्द का प्रयोग किया है।
जिसका अर्थ है कैंसिंग जस्टिस अर्थात न्याय से संबंधित। यही प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आधार है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझने के लिए इसके आधुनिक अर्थ को जानना आवश्यक है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर परिचय लिखेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट्स डिटेल के अंदर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बिकॉज अगर मैं पॉइंट आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट की हो जाएगी, जो कि शायद आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को जस्ट पॉइंट्स यहाँ पे बता रही हूँ। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे इस बुक का नाम ज़रूर ध्यान रखना है, रिपब्लिक। इस बुक का नेम आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये प्लेटो की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एंड जब भी आप लोग प्लेटो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, इसके बारे में आप लोगों को ज़रूर मेंशन करना है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है न्याय का आधुनिक अर्थ। ये लैटिन भाषा के जज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बांधना। तात्पर्य ये है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जुड़ा रहता है। समाज सामाजिक बंधनों का समुच्चय है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी रूप से संबंध जुड़ा रहता है। हर संबंध के पीछे दायित्व और अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन एक निश्चित सीमा के अंतर्गत करना पड़ता है। यही न्याय का तगाजा है। मेरियम ने आधुनिक अर्थ में न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का जोड़ है जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को वह सभी अधिकार और सुविधाएं जुटाई जाती हैं जिन्हें समाज उचित मानता है। आधुनिक अर्थ में न्याय का संबंध कानूनी प्रक्रिया द्वारा अपराधियों को दंड देने की प्रक्रिया से हो सकता है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर न्याय के 3 पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। न्याय का संबंध समाज की मान्यताओं या विचारों से है। न्याय प्रक्रिया में कानून का बहुत महत्व है। न्याय का उद्देश्य समाज द्वारा मान्य अधिकारों और सुविधाओं को जुटाना है। आधुनिक अर्थ में न्याय कानून की उचित प्रक्रिया का नाम है जिससे समाज में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले ये बताने का प्रयास किया है कि न्याय क्या नहीं है। प्लेटो ने ये बताने के लिए कि न्याय क्या है, उसका निवास स्थान कहाँ है, पहले उस युग में प्रचलित 3 धारणाओं का खंडन किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को डेफिनेशन देनी है। सबसे पहले आप लोगों को न्याय का अर्थ बताना है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से इस पॉइंट से आप लोगों को ये चीज़ बताई गई है कि जो न्याय की परिभाषा ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन की, उसके बाद ये चीज़ पता चलती है कि बेसिकली न्याय की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या पक्ष उसके इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद दोस्तों, हम लोग जब थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं तो प्लेटो ये बोलते हैं कि न्याय के बारे में जानने से पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि उस युग में प्रचलित जो 3 धारणाएं हैं, ऐसी कौन सी धारणाएं हैं जिनका खंडन प्लेटो करते हैं, और उनके बारे में हमें अच्छे से स्टडी करनी होगी। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है न्याय की परंपरावादी धारणा। इस धारणा का प्रतिपादन फेलस हैं। उसके अनुसार सत्य बोलना और दूसरे का ऋण चुकाना ही न्याय है। उसके पुत्र पोलीमेकर्स के अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। इस धारणा का विवेचन करने से ये अर्थ निकलता है कि न्याय एक ऐसी कला है जिसके द्वारा मित्र की भलाई तथा शत्रु की बुराई की जाती है। प्लेटो ने इस धारणा का खंडन 4 आधारों पर किया है। न्याय कला न होकर आत्मा का गुण है। न्याय हमेशा अच्छाई की ओर प्रवृत्त होती है, बुराई की ओर नहीं। कला तो बाहरी वस्तु है, जबकि न्याय आत्मा का गुण व मन की प्रवृत्ति है। शत्रु तथा मित्र के आधार पर न्याय करना व्यवहार में कठिन है। एक अच्छा मित्र भी शत्रु हो सकता है। व्यक्ति के अंदर छिपी बात कोई नहीं जान सकता। अंततः ये पहचानना मुश्किल है कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। मित्र की भलाई करना तो उचित है, लेकिन शत्रु की बुराई करने से उसका अधपतन हो जाता है। न्याय सेवा भावना पर आधारित होता है। अंततः किसी व्यक्ति को पहले से अधिक बदतर बनाना न्याय नहीं हो सकता।
मित्र और शत्रु के प्रति भलाई और बुराई का विचार व्यक्तिवादी सिद्धांत पर आधारित है, जबकि न्याय की अवधारणा का मूल रूप से सामाजिक हित से सरोकार होता है। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट है जिसका खंडन, ये पहली धारणा है जिसका खंडन प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट दोस्तों जिसका खंडन प्लेटो करते हैं वो है न्याय की उग्रवादी धारणा। इस धारणा के प्रवर्तक थेसीमेकस है। उसके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। इसका अर्थ है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। शासक के हित की पूर्ति ही न्याय है। व्यक्ति के लिए न्याय प्रिय होने का अर्थ है कि वह सरकार व शासन के हितों का साधन बन जाए। न्याय की इस धारणा का अभिप्राय ये भी है कि सरकार सदा स्वयं के स्वार्थ के लिए शासन करती है तथा अन्याय न्याय से अच्छा है। प्लेटो इस धारणा का खंडन निम्न तर्क के आधार पर करते हैं। व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था का एक अविभाज्य अंग है और इस सामाजिक व्यवस्था में उसका तथा उसके कर्तव्यों का स्थान निश्चित है। व्यक्ति का सच्चा सुख अपने कर्तव्यों के पालन में है, ना कि स्वार्थ की पूर्ति में। शासक एक सच्चे कलाकार की तरह होता है। एक सच्चा न्यायपूर्ण शासक वह है जो अपनी कलाकृति अर्थात अपने नागरिकों के हित में वृद्धि करता है। वह सीमित स्वार्थों का सेवक ना होकर समूचे समाज के हितों का सेवक या पोषक होता है। न्यायी व्यक्ति ही अन्याय की तुलना में बुद्धिमान होता है। वह अपने निश्चित कर्तव्यों को पूरा करते हुए आत्म आनंद प्राप्त करता है। इस प्रकार न्यायी अन्यायी अच्छा ना होकर अन्याय न्याय से अच्छा है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरी धारणा है जिसका प्लेटो खंडन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सारे पॉइंट ही काफ़ी इजी लैंग्वेज के अंदर हैं, तो होप सो आप लोगों को पॉइंट समझने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है न्याय की व्यवहारवादी धारणा। इस धारणा का प्रतिपादन ग्लुकन ने किया है। ग्लुकन का मानना है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न अन्याय को दूर करने के लिए समझौता किया कि वह ना तो अन्याय करेगा और ना ही अन्याय को सहन करेगा। ग्लुकन का अर्थ है कि न्याय एक कृत्रिम व्यवस्था है जिसकी उत्पत्ति का आधार भय है। न्याय भय की संतान है। ये दुर्लभों की आवश्यकता है ताकि वे शक्तिशाली के विरुद्ध अपनी रक्षा कर सकें। अंततः ग्लुकन के अनुसार न्याय दुर्बलों का हित है। प्लेटो के विचार अनुसार न्याय का निवास मनुष्य की आत्मा में है, ना कि किसी बाहरी समझौते में। न्याय व्यक्ति की आत्मा का गुण है। न्याय उसकी सहज प्रकृति। न्याय का पालन भय से नहीं स्वाभाविक रूप से होता है। उपयुक्त तीनों धारणाओं का खंडन करते हुए प्लेटो कहते हैं कि न्याय मनुष्य की आत्मा का गुण है तथा मानव मस्तिष्क का स्वभाव है। ऐसा गुण तथा ऐसा स्वभाव जिसे एक बार प्राप्त करने पर मनुष्य सदैव एक ही सदाचारी व व्यवहार तथा मार्ग का अनुसरण करता है। सो दोस्तों ये तीन पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये तीन धारणाएं हैं जिनका खंडन प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के अंदर करते हैं, जो कि आप लोगों को अपने क्वेश्चन के आंसर में ज़रूर मेंशन करने होंगे। इनके थ्रू हमें पता चलता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्लेटो न्याय नहीं मानते हैं। तो दोस्तों अब हम फटाफट से हमारे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विशिष्टीकरण का सिद्धांत। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना विशिष्ट कार्य होता है। विवेक का कार्य नेतृत्व करना, साहस का कार्य रक्षा करना और क्षुधा का कार्य उत्पादन करना है। विवेक, साहस तथा क्षमता तत्व दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का प्रतिपादन करते हैं। समाज का वह वर्ग जिसमें विवेक तत्व की प्रधानता होती है शासन करने के योग्य है। साहस प्रधान युद्ध तथा प्रधान वर्ग उत्पादन करने योग्य
होता है। चूंकि प्रत्येक वर्ग का अपना अपना विशिष्ट कार्य होता है, एतव्य अपनी अपनी प्रकृति योग्यता अनुसार ही कार्य करना न्याय है। तो दोस्तों, न्याय की जो सबसे पहली विशेषता प्लेटो के अनुसार बताई गई है, उसके अंदर प्लेटो ये बताते हैं कि किस तरीके से जो तीन अलग अलग वर्ग हैं उनको अपना अपना काम अच्छे से करना चाहिए, और ये इस तरीके से अपना काम करना ही न्याय है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। प्लेटो का मानना है कि आत्मा के तीनों तत्वों या तीनों वर्गों का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। उनके लिए ये उचित है कि वे एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। दार्शनिक शासक को सैनिक वर्ग व उत्पादक वर्ग के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार उत्पादक वर्ग को सैनिक व दार्शनिक वर्ग के कार्यों में तथा सैनिक वर्ग को दार्शनिक तथा उत्पादक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही बात आत्मा के तत्वों पर लागू होती है। एकतव्य अपने अपने कार्यों को निर्बंध रूप से करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। यदि व्यक्ति या तीनों वर्ग या तत्व द्वारा एक दूसरे के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाएगा तो संघर्ष और विनाश की ही उत्पत्ति होगी। सो दोस्तों, ये हमारी न्याय की दो विशेषताएं हैं। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है प्लेटो के न्याय सिद्धांत और आदर्श राज्य के बीच संबंध। अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रिपब्लिक में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य का चित्रण किया है जिसका प्रमुख उद्देश्य न्याय की प्राप्ति है। उसके आदर्श राज्य की कल्पना अत्यंत मौलिक है। इस राज्य के चित्रण के कई कारण हैं। पहला, प्लेटो आदर्शवादी होने के नाते पदार्थ की बजाय विचार को ही वास्तविक मानते हैं। उसके अनुसार वास्तविकता किसी वस्तु में नहीं बल्कि वस्तु के बारे में जो भाव है उसमें है। इस तर्क के आधार पर प्लेटो मौजूदा राज्यों को परिवर्तनशील, क्षणभंकर, अवास्तविक मानते हैं। दूसरा, अपने समय के स्थन की राजनीति तथा सामाजिक बुराइयों से प्लेटो चिंतित थे। उन्हें सुधारने के लिए उसने आदर्श राज्य की कल्पना की। तीसरा, प्लेटो उस समय के यूनानी नगर राज्यों के शासकों के लिए राज्य का एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे ताकि वे अपने नगर राज्यों में राजनीतिक और सामाजिक सुधार ला सकें। प्लेटो के आदर्श राज्य को सेबियन जैसे लेखक कल्पना की उड़ान मानते हैं। उसके अनुसार आदर्श राज्य अव्यावहारिक है। कहते हैं प्लेटो स्वयं स्वीकार करते हैं कि उसके आदर्श राज्य, जो कि दर्शन के शासन और साम्यवाद पर आधारित है, को कार्यान्वित करना बहुत ही कठिन है। प्लेटो ने आदर्श राज्य का चित्रण एक चित्रकार की तरह किया है, जिसका अर्थ जिस प्रकार एक चित्रकार अपने चित्र को सुंदर बनाने के लिए इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसकी कल्पना प्रकृति में कहीं विद्यमान है या नहीं, उसी प्रकार प्लेटो आदर्श राज्य को आदर्श के अनुरूप बनाने के लिए उसकी व्यवहारिकता के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उस राज्य के अव्यावहारिक है जिसका नमूना स्वर्ग में तैयार किया गया है। प्लेटो जिस राज्य को चित्रित करते हैं वह सबसे अच्छे राज्य का नमूना है, राज्य जो अपने आप में एक किस्म है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक अच्छाई का विचार है जो सभी कालों और देशों के लिए एक आदर्श हो सकता है। अपने आदर्श राज्य के बारे में स्वयं प्लेटो कहते हैं, राज्य शब्दों से बनाया गया है क्योंकि मेरी विचार में संसार में यह कहीं मौजूद नहीं है। कि प्लेटो के इस आदर्श राज्य के विवरण में ऐसे मानवीय मूल्य निहित हैं जो उसके आदर्श राज्य को सर्वदेशिक और सर्वकालिक बनाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और बताया है कि किस तरीके से जो उसका आदर्श राज्य है वो किस तरीके से बनाया गया है और उसको बनाने की क्या वजहें थी। तो दोस्तों, ये पूरा पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है वो है आदर्श राज्य की विशेषताएं। प्लेटो ने आदर्श राज्य की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित बताई हैं। सबसे पहली जो विशेषता है आदर्श राज्य की वो है वर्ग विभाजन।
सो दोस्तों, वर्ग विभाजन के अंदर सबसे पहले प्लेटो बताते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर 3 वर्गों का वर्णन किया गया है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में भी कार्य विशिष्टीकरण को आवश्यक माना है। प्लेटो का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसे दक्षता प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य की उपेक्षा करके दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करता है तो उससे समाज में अकुशलता, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप तथा अज्ञान जैसे दोषों का जन्म होता है। प्लेटो का मानना है कि प्रकृति ने मनुष्य को कुछ नैसर्गिक योग्यताएं प्रदान की हैं और व्यक्ति को उसका लाभ उठाना चाहिए। इस आधार पर समाज में 3 वर्ग, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग है। दार्शनिक वर्ग विवेक प्रधान होता है। यह समाज का सामान्य कल्याण और वर्ग संतुलन बनाए रखता है। यदि इस वर्ग के सभी लोग दार्शनिक होंगे तो ये कार्य पूरा होगा, अन्यथा नहीं। सैनिक वर्ग उत्साह तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये देश की शांति व सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। उत्पादक वर्ग तृष्णा तत्व की पूर्ति करने वाला है। ये वर्ग राज्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार तीनों वर्ग अलग अलग कार्य करते हुए भी एक दूसरे के अनुपूरक हैं। तीनों वर्गों के लिए उचित सामंजस्य व सहयोग के आधार पर ही राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और एकता व स्थायित्व प्राप्त होता है। प्लेटो के अनुसार समाज की रचना इसी कार्य विभाजन के आधार पर हुई है और श्रम विभाजन का सिद्धांत भी इससे जुड़ा है। दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट है वो है न्याय की प्राप्ति। प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय है। न्याय से प्लेटो का तात्पर्य केवल इतना है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक वर्ग अपने नैसर्गिक गुण धर्म द्वारा निश्चित कार्यों को कुशलता पूर्वक करे। प्लेटो राज्य को मानवीय आत्मा का विशाल रूप मानते हैं। वह आत्मा के 3 तत्व विवेक, उत्साह और तृष्णा के आधार पर समाज के दार्शनिक, सैनिक व उत्पादक तीनों वर्ग मानते हैं। समाज के ये तीनों वर्ग जब अपना अपना कार्य करते हैं तो समाज में न्याय की प्राप्ति व अवश्य होती है। प्लेटो ने न्याय को एक नैतिक भावना, एक सद्गुण के रूप में स्वीकार किया है। इसमें नागरिक कर्तव्य पालन पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। प्लेटो लिखते हैं कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था व्यक्ति व राज्य के हितों में एकता स्थापित करती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति न्याय सिद्धांत के अनुसार कार्य करेगा तो उसे पूर्ण संतुष्टि, सुख एवं प्रसन्नता प्राप्त होगी। समाज के तीनों वर्गों को अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई है। इससे कार्य कुशलता में वृद्धि होगी तथा समाज में उचित सामाजिक सामंजस्य स्थापित होगा। अंततः न्याय ही आदर्श राज्य की आधारशिला व प्राण है। सो दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से ये हमारी सेकंड विशेषता है जो कि हमें आदर्श राज्य के बारे में बताई गई है। सो दोस्तों, इस तरीके से हमारे जो सारे पॉइंट हैं वो ख़त्म होते हैं। लास्ट में आप लोगों को एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है जो कि आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्लेटो ने न्याय को एक ऐसा गुण माना है जो राज्य में तब भी निवास करता है जब विवेक, साहस और आत्म सामंजस्य क्षीण हो जाता है। प्लेटो का मत है कि न्याय की अनुपस्थिति में समाज अक्षमता, अव्यवस्था, स्वार्थपरिता, फूट और कलह जैसी वृद्धियों से ग्रस्त हो जाता है। अंततः प्लेटो का न्याय सिद्धांत आदर्श राज्य का रक्षक व मित्र है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को लास्ट में एक निष्कर्ष लिखना है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा आंसर फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ ये आंसर आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड इसके अलावा गाइज, आज की इस वीडियो के नीचे आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आपको आगे और कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।